तूने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, ऊपर से कहा था मरसू मरसू सिंध डेसू, सिंध तो पड़ेगा भी फुरिंदा से पुट। अस्सलाम वालेकुम। सिंध के अंदर सियासी कशीदगी इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है और पीर पगारा के भाई पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने मोरो में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि ये फ़ौज या इस्टबलिशमेंट आसिफ जरदारी को वायसरा बनाकर सिंध के ऊपर बिठाना चाहती है। एक तो ये इन्होंने बड़े अल्फाज कहे हैं और इसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी को आड़े हाथों लिया है और वाज़े तौर पर उनको बता दिया है कि तेरे बाप से भी हम सिंध छीन कर लेंगे। तो आप पहले सदरुद्दीन शाह राशिदी की कुछ झलकियां देख लें, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये मामला कहां जा रहा है। जमायत जीडीए के दोस्तों के साथ चलता रहूंगा जब तक इनका चोरी हुआ मैंडेट, इनका वोट वापस नहीं लेते। हम रोडों पे, रस्तों पे एहतजाज आइन के अंदर रहते करने का हक रखते हैं। ये गयूर गैरतमंद सिंध की आवाम है जिसने वतन या कफन, आजादी या मौत साम्राज्य के सामने नारा लगाया था। अब लगता है ऐसे कि शायद आप वाइसरॉय बना के हाकू के बेटे को सिंधियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। वो एक पीढ़ी से बकरा आया था कुर्बानी का, तो वो 2 दिन पहले पता चला, ठट्ठे के जलसे में चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा जहन में कि अभी बालिग नहीं है, चिल्लाने दो। मौलाना फजलुर रहमान पे बात की, सदरुद्दीन शाह पे बात की, मगर सदरुद्दीन शाह यही बोलेगा तेरा बेटा मंशूर भूल गया तू, तेरा मंशूर तुझे याद क्यों नहीं है जो तूने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, ऊपर से कहा था मरसू मरसू सिंध डेसू, सिंध तो पड़ेगा भी फुरिंदा से पुट। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जो ठट्ठा में जलसा करके और पीर पगारा के हवाले से जो कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए जो नामुनासिब थे, उनका उन्होंने भरपूर जवाब दिया और उनकी नकल भी उतारी और उसके साथ उनको ये वाज़े तौर पर कहा कि हम तेरे बाप से सिंध छीन कर दिखाएंगे, क्योंकि हम सूरे बादशाह की औलाद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य के सामने कहा था कि वतन या कफन, हम जब उनसे लड़ सके हैं तो आप कौन सी बड़ी बात हो। और इसके साथ बिलावल भुट्टो को उन्होंने ये भी कहा है कि अभी आप नाबालिग हो, जब बड़े हो जाओगे तब पता लगेगा कि ये सूरह की औलाद क्या चीज़ है। और दूसरा कि इस जलसे में पीर साहब पगारा शरीक नहीं हुए थे और उसके भाई ने वहाँ जो खिताब किया है। सदरुद्दीन शाह राशिदी साबिक वफा की वज़ीर कई बार रह चुके हैं और इन्होंने मोरो में जो धरना दिया है, समझे मोरो एक जंक्शन है हमारा पूरे सिंध का। कराची से आप जब जाते हो इंडस हाईवे से, नेशनल हाईवे से सखर की तरफ या पंजाब की तरफ तब भी, और अगर आप लाड़काना से आते हो तब भी दादू और मोरो ये एक समझे कि दोनों हमारे एक हब हैं। और वहाँ इतने बड़ी तादाद में जो लोग आए उनको उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस्टबलिशमेंट को पैगाम दिया कि देखें, आपने ये जो इलेक्शन है ये चोरी करके जरदारी के हवाले किया। जिस तरह से अंग्रेज़ सरकार जो है वो वायसराय के ज़रिए सिंध को चलाती थी, आप उसी तरह से जरदारी को, हाकू के बेटे को, मतलब अब सोचें कि उनके हाकिम अली जरदारी भी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उनके वालिद का नाम भी एक नामुकम्मल लिया और कहा कि हाकू के बेटे को आप वायसरा बना रहे हो। तो इससे अंदाज़ा करें कि जो बिलावल ने ये स्पीच की थी ठट्ठा में, जिसमें पीर पगारों के हवाले से उन्होंने बड़े अल्फाज इस तरह के अदा किए, उसका इन्होंने सख्त जवाब दिया है। और ये कशीदगी मेरे ख्याल में और बढ़ेगी, क्योंकि अब मामला जो आ गया है वो ये आया है कि आसिफ जरदारी कभी भी खुद वार नहीं करता। आसिफ जरदारी हमेशा या अपने दोस्तों के ज़रिए वार करवाता है या फिर अपने नीचे वाले लोगों के ज़रिए या फिर अपने बेटे के ज़रिए। तो उसके साथ उन्होंने एक नाम लिए बगैर कहा कि एक हैदराबाद का ट्रांसपोर्टर, दलाली करने वाला, वो भी जो है आज इस तरह की बातें कर रहा है कि वो
वास्को डी सिल्वा के वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं और ये सिंध के लिए बदकिस्मती होगी कि वो वज़ीर आला बने। बहरहाल सदरुद्दीन शाह राशिदी के ख़िताब में और एक वाज़ेह पैगाम था जो हुर्रों तक गया है कि हम इनका मुकाबला करेंगे, हम इनको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जब एक जेब कतरे को पकड़ा जाता है तो उससे भी हिसाब लिया जाता है, तो ये तो बड़े चोर हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने एक और मुतालबा ये किया कि नेब 15 साल के इनके केसेस खोले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी उन्होंने तनकीद की कि जो शख्स जितने भी इनके वुज़रा हैं पीपल्स पार्टी के, उस तमाम लोग जो हैं वो अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं, उनके खिलाफ नेब के केसेस चल रहे हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कैसे मिली? अभी ये सारे केसेस जो है वो क्यों मतलब छुपाए गए हैं, उनको नहीं चलाया जा रहा है। उस पर भी उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए जो इनका एहतसाब करे। और 15 साल सिंध को लूटा है और हमारे मैंडेट जो है वो सुबह के टाइम पर चोरी हुए हैं। सारी रात जो है फार्म जो है वो इन्होंने रद्दो-बदल कर की गई और इतने लाखों के अवाम जो है जिन्होंने वोट तक नहीं दिया, वो भी कह रहे हैं कि ये जीत कैसे गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो का जो खिताब था उसका जवाब अपने बड़े भाई के जो पीर पगार हैं उनके, ज़ाहिर है वो शान शान नहीं था शायद, तो इन्होंने खुद जवाब दिया और उनको वाज़ेह पर पैगाम दिया कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और 23 फरवरी को इन्होंने इजलास तलब किया है जीडीए ने, जो कराची में होगा, उसमें मज़ीद हिकमत अमली बनाई जाएगी और मेरे ख्याल में ये मामला मज़ीद कशीदा होगा। सिंध हुकूमत जो बन जाएगी अगर, तो वो और फंक्शनल लीग टकराव में आ सकते हैं, जीडीए टकराव में आ सकता है, क्योंकि सिंध के अंदर इस वक्त भी इंतकामी कार्रवाइयाँ उरूज पर आ चुकी हैं। जो मुखालफिन हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि ताज़ियत करने वाले लोगों जो हैं उनसे भी उनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है अनोखा, कि हम आपके जनाजे में आप नहीं आ सकते क्योंकि आपने जीडीए को वोट दिया है। इस तरह की एक न्यूज़ अनोखी आई है जो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त वायरल हो रही है। तो ये सूरत हाल है। इन्होंने जो सियासत है ना उसको बिल्कुल घटिया तरीन उस लेवल पर लेके आए हैं। दूसरा, ये पीपल्स पार्टी दावा करती है कि भाई हम बेनज़ीर भुट्टो भी इतनी सीटें नहीं निकाल सकी थी। तो मुझे ये बताएं कि इनकी इतनी कारकर्दगी बेहतर हो गई है कि बेनज़ीर भुट्टो भी बेचारी जो है वो उनकी करिश्माती एक शख्सियत, उनकी जद्दोजहद सब एक तरफ, सिंध के लोगों ने उनको वोट नहीं देते थे, लेकिन इनको वोट जो है वो कारकर्दगी के बुनियाद पर मिले हैं, ये बड़ी बात है। दूसरा मामला आ रहा है निसार दुरानी, ये इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने एक खातून है जिनको हैदराबाद से अचानक एक रिज़र्व सीट पर मुंतखब किया है। अब पीपल्स पार्टी के अपने ज़राए बता रहे हैं कि ये खातून न कोई सियासी इसका बैकग्राउंड है, न ये कोई पहले एक्टिव एक कारकुन रही है पीपी की, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये डील हुई थी निसार दुरानी से कि आपकी जो दोस्त हैं उनको हम पीपल्स पार्टी में, उन्होंने ये शर्त रखी कि मेरी दोस्त को आप टिकट दें, इनको आप पीपल्स पार्टी में मखसूस नशस्त पे ले आएँ, तो फिर जो हल्का बंदियाँ होंगी और जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसमें आपको मैं भरपूर सपोर्ट करूँगा। तो लाड़काना से लेकर पूरे सिंध के अंदर जहाँ जहाँ भी मुखालफिन के वोट थे, हल्का बंदियाँ हुई, वो निसार दुरानी इनको करा के देता रहा, मैनेज करवा के देता रहा। और उन्होंने ये भारी रकम जो डील के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर तक पहुंचाई है, जो इल्ज़ाम है, उन्होंने सिर्फ अपनी एक दोस्त को फिट कराया। अब दोस्त को इंग्लिश में हम यही कहते हैं गर्लफ्रेंड, तो उनकी गर्लफ्रेंड को इन्होंने नशस्त दी है। और ये खुद पीपल्स पार्टी की ख़वातीन ने बताया है कि वो खातून उनकी एक दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड हैं, उन्होंने ये डील करके उनको ये सीट ली है और इसके बदले में और भी बहुत सारी जो ज़ाहिर चीज़ें ली होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी निसार दुरानी साहब पर बहुत ज़्यादा मेहरबान रही है। तो ये बड़ी बात है कि आप देखें कि किस तरह से मामलात हो रहे हैं इदारों में। और दूसरा मामला ये है कि नेब के पास सिंध के तमाम पीपल्स पार्टी के वुज़रा बिशमूल जो पीपल्स पार्टी का एटीएम है मुकेश कुमार चावला, उस समय तमाम वुज़रा के केसेस हैं जिनमें अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द है, अरबों रुपए की घपले हैं, करप्शन है और जाली नौकरियां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन नेब की वो जो रफ्तार थी वो सुस्त हो चुकी है, कहीं भी किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त यही लग रहा है कि ये जो मामला है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मुझे ये बताया गया है कि नेब कराची के इंटेलिजेंस एक अफसर थे नौमान नामी,
जो पहले थे, उन्होंने एक बड़ा कल्चर डिपार्टमेंट का एक केस था, उसमें भी डील की। सिंध असेंबली में कोई 10 अरब रुपए की करप्शन है, उसमें भी उन्होंने डील की। और इस तरह से जो तर्जमान रहे हैं नेब के इस्लामाबाद में, उनका भी खुफिया मुलाकातें सिंध के जो साबिक चेयरमैन के दौर में होती रही हैं। और मैं भी उस पर एक अलग एपिसोड करूंगा, उनके पूरे रोल को मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि किस तरह से ये नेब के अफसरान अरबपति हो चुके हैं, किस तरह से ये खुफिया मुलाकातें करते हैं, किस तरह से ये पैसे हमारे सिंध से ऊपर जाते हैं। आजकल शहबाज गुल साहब एक वकील का भी नाम ले रहे हैं। उनके बारे में मैं बताऊं कि 70 के करीब अफसरान सिंध के जो करप्शन में मुलविस थे, उनकी भी डील के ज़रिए नेब के साथ जो डील हुई उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया, और वो भी उनके लिए काम करता था। तो ये बहुत बड़ा माफिया है जिसको मैं आगे चल के आप तक ले आऊँगा, एक्सपोज़ करूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा सबूत भी जो एक अफ़सर ने उनके खिलाफ़ किया था केस, उनसे भी राब्ता हो जाए कि ये देखें कि अरबों रुपए लूटने वालों को ताज पहनाकर कुर्सियों पे बिठा रहे हैं, और जो सिंध के हुकूक की बात कर रहे हैं, सिंध के लूट-मार के खिलाफ़ हैं या पाकिस्तान की लूट-मार के खिलाफ़ हैं, उनके खिलाफ़ डंडा इस्तेमाल हो रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या वाज़ेह पैगाम हो कि भाई लूटो खाओ मौज मस्तियाँ करो। और दूसरा ये कि सिंध के अंदर एक अभी सूरत हाल जो ये पैदा हुई है, इसमें अभी कौम परस्त जो कारकुन हैं, जो इस तरह से मतलब सिंध की बात कर रहे हैं, उनको टारगेट उनका किया जा रहा है, उनको टारगेट किलिंग में कत्ल किया जा रहा है। जिसमें हिदायत लोहार की मैंने बात की, हिदायत लोहार को 2 साल तक लापता किया गया, और लापता होने के बाद उनकी बेटियों ने जद्दोजहद की, वो बाहर आया। तो अब वो स्कूल जा रहा था पिछले उस दिनों में, तो उनको रास्ते में कत्ल किया गया, जिसकी सीसीटीवी है। उनकी बेटियां 5-6 दिन से धरना दे के बैठी हुई हैं इंडस हाईवे पे। पुलिस कोई एफआईआर नहीं काट रही। वो कह रहे हैं कि भाई रियासत के खिलाफ काटी जाए, एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर काटी जाए, वो एफआईआर नहीं कट रही। लेकिन क्या है कि जो ये जो नाम निहाद कौमी मीडिया है, कहीं कोई खबर नहीं है। धरना वो उनकी बेटियां दे के बैठी हुई हैं बेचारी। तो ये सूरत हाल आप देखें पीपल्स पार्टी के दौर, जब भी पीपल्स पार्टी को अख्तियार मिलता है तो बलूचिस्तान में भी खून रेजी होती है, सिंध के अंदर भी होती है। बशीर कुरैशी का कत्ल भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, जो बड़े रहनुमा थे, कई दफ़ा हमलों में बच गए, गोलियों से बच गए, मुशर्रफ के दौर में बच गए, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में उनको जहर दे के उनको मारा गया। इस तरह से कई और कारकुनान कत्ल हुए, उनकी लाशों पर ड्रिल मशीन से सुराख किए हुए थे, और अब ये मामला आया है। दूसरा एक और अच्छी खबर भी कहें, और जो हमारे चीफ साहब हैं उनकी अदालत पर अदम एतमाद का एक और इजहार देखें कि गंबट में एक मासूम बच्चे को, अली रज़ा हाजानो को अगवा करके और फिर फसलों में लेके उनके पूरे जिस्म को काट के उनको कत्ल किया गया। और खैरपुर की पुलिस ने वो 2 मुल्ज़मान पकड़े और उनको मुबैना मुकाबले में मार दिया, क्योंकि उनको पता था कि कोर्ट में जाएंगे, जज साहब को सबूत नहीं मिलेंगे और ये फिर बाहर आएंगे और दनाते फिरेंगे। तो इस तरह से मावराए अदालत कत्ल होते हैं, क्योंकि अदालतों में कौन बंदा जाए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी से मतीउल्लाह जान ने सवाल किया, यही मतीउल्लाह इनका हीरो था पहले। मतलब बात करने की तमीज़ देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं तो जरदारी कहूँगा कि उनसे जो भी सवाल करता है, ये पहले तो सवाल सहाफ़ियों को लिख के देते हैं। सिंध के तो टोटली 99% सहाफ़ी इनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता, उनको बताया जाता है कि क्या पूछना है। रहा पंजाब और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का, तो मतीउल्लाह ने आज उनसे कोई सवाल किया, उस पर वो गुस्से में आ गए। इस्टेब्लिशमेंट में सबूत चाहिए, हमारे को सबूत चाहिए। भाई इस्टेब्लिशमेंट से बूट चाट रहे हो, उनसे बैठ रहे हो, बाप को सदर बना रहे हो, इससे ज़्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए। एक सहाफ़ी के अंदर की कैमरा लेके आएगा, अंदर से वीडियो बना के आएगा, रिकॉर्डिंग करके आएगा। जब खुल्लम खुला पता है कि आप डील्स कर रहे हो, जिस पार्टी ने जीता ही नहीं है उनसे मिलके हुकूमत बना रहे हो, अपने बाप को प्रेसिडेंट बना के दोबारा आयान अली के लिए रास्ता खोल रहे हो, इसके बारे में मतीउल्लाह जान सवाल ही कर सकता है। उसके पास जो है वो सबूत कहाँ से आ सकता है। सबूत तो आपको पता है, जब बेज़मीर लोग एक मैंडेट पे डाका डाल के और अपनी हुकूमत बना रहे हैं इस खौफ से कि अगर कोई बंदा बाहर निकल आया या हुकूमत नहीं हुई, कोई और आ जाएगा तो बेहतर है कि हम ही मिलके खाएं। तो इससे ज़्यादा क्या हुआ।
अपना थूक के चाट रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वो है ही नहीं जो उसूलों वाली पार्टी हो। अब जरदारी सदर बनेगा और ये सदर बनानेंगे इनको, और उसके साथ फिर ये नून लीग को भी कहेंगे कि भाई देखें, हम तो जमहूरियत पसंद है, हम आपके साथ नहीं हैं। ख़राब होगा तो नून लीग ज़िम्मेदार होगी, अच्छा होगा तो ये ज़िम्मेदार होंगे। बलूचिस्तान में भी इनको हुकूमत चाहिए, सिंध में भी हुकूमत बना रहे हैं, वफाक में भी इनको ये ड्रामेबाजी चाहिए कि हम नून लीग के साथ हमारा नहीं होगा, कैबिनेट में नहीं होंगे, लेकिन जरदारी हमारा जो है वो सदर बनेगा। भाई सारी चीज़ें तो आप ले रहे हो, फिर बचा क्या। तो मेरे ख्याल में नवाज़ लीग को भी चाहिए कि ऐसी हुकूमत करने से बेहतर है कि इंसान यार घर में बैठा रहे। जिस हुकूमत में आपको जरदारी ब्लैकमेल करे, जिस हुकूमत में आपको गालियाँ पड़ें, जिस हुकूमत में आप कुछ कर नहीं सकोगे, फ़ायदा क्या इस इक़्तिदार लेने का। लेकिन ये खौफ है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई तो इनके ऊपर डंडा चलेगा, और तहरीक इंसाफ को भी ये पता चल गया है कि अवाम उनके साथ है, अब वो भी शेर हो गए हैं। इसीलिए देख रहे हो पुराने लोग जो छोड़ के गए थे वो माफ़िया मांग रहे हैं, आने की कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। क्यों? कि अवाम ने बताया इनको कि हम किसके साथ हैं, वरना ये कभी नहीं आते। जो पाकिस्तान में खौफ की फ़िज़ा थी, उसमें उन जर्नलों को भी पता चल चुका है कि भाई अवाम का जो एक फ़ैसला है वो तूफ़ान ला सकता है। तो बेहतर है इनको मिलाओ, इनसे ही काम लो, और जब हम डिफेंस बजट ले लें या बड़े फ़ायदे ले लें तो फिर इन्हीं सियासतदानों को डंडा दें, इनको बेइज्जत करें, इनको जेलों में डालें और हम मज़े लूटते रहें। तो मेरे ख़्याल में ऐसी कुर्सी से ऐसे चपड़ासी इंसान बेहतर है कि कम से कम अपनी मर्ज़ी से चाय बना सके। तो शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ शरीफ को सोचना चाहिए कि लूली लंगड़ी हुकूमत लेने से बेहतर है कि आप अपोजिशन में बैठें और मज़ा देखें। थैंक यू सो मच।